हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऋषभ बेद। तो जैसे कि आज सब लोगों का ग्रुप 1 वालों का आज तीनों पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ऑडिट का पेपर भी आज अब मैं भी देखिए अपने होम टाउन की तरफ वापस निकल चुका हूँ। तो ओवरऑल पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर एवरेज से ऊपर बोल सकते हैं, थोड़ा एवरेज से ऊपर रहेगा पेपर, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे ट्रिकी थे। बैंक ऑडिट एनबीएफसी से बहुत सारे भर के क्वेश्चन पूछ लिए एमसीक्यूज में और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी पूछ लिया। उसके बाद में काफी सारे एरियाज जैसे कि लोग टच नहीं किए होंगे, जैसे कि नए एसआरईज एसआरएस वगैरह जो भी थे उनके बारे में भी काफी सारे कई लोग छोड़ के गए होंगे, लेकिन उन पे हर एक नए टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा एक कहीं भी ओपिनियन पैराग्राफ के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया कि आपको ओपिनियन कैसे देना है। और आपका जो ये होता है ना 240 250 सब लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक आध क्वेश्चन होगा वो मैंने शायद ऑप्शनल के अंदर छोड़ दिया होगा, तो उसके ऊपर भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। उसके अलावा जो आपके एनबीएफसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली जो एमसीक्यूज के अंदर आए थे, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना था। एनबीएफसी और बैंक ऑडिट दोनों का मिला के बोल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन करना था कि डिमांड टैक्स लायबिलिटी कितना होने वाला है। उसके बाद में आपको ये भी कैलकुलेशन करना था कि डिमांड टैक्स लायबिलिटी उसके बाद में एनबीएफसी कौन से लेयर के अंदर क्लासिफाई होगी, ये भी आपको उसके अंदर बताने की बात थी। इसके अलावा एक चीज और जो मेरे को लगी कि इन्होंने जो एमसीक्यूज के अंदर जो मतलब डिस्क्रिप्टिव के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पे ईएसजी के बारे में पूछा, तो मतलब आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ रोल जो रहता है जो कोई नहीं पढ़ जाता, उससे एक क्वेश्चन आ गया था। फिर बाद में क्लासिफिकेशन, एसेट का क्लासिफिकेशन, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे एक ऐसा देख रखा है इन्होंने कि एसेट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि इन्होंने कितना प्रोविजन बनाया और कितना प्रोविजन बनाना चाहिए था। तो एक एनबीएफसी के ऊपर भी क्वेश्चन प्रोविजन से रिलेटेड पूछा था। उसके बाद में आपको मैंने बता दिया एसआरई सब के ऊपर एक ही क्वेश्चन था। एक ऐसे 701 पे क्वेश्चन आया था की ऑडिट मैटर्स पे, हालांकि डायरेक्टली नहीं बताया हुआ था कि 701 एप्लीकेबल होगा क्या, लेकिन इस हिंट दिया हुआ था कि सिग्निफिकेंट कंसिडरेशंस क्या होंगे, अगर किए तो सिग्निफिकेंट कंसिडरेशंस क्या होंगे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो व्हाट आर द मैटर्स दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट अटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो ऐसा मेरे को लगता है कि इसके अंदर 701 होना चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक SQC1 से एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमेशा आता है, एक मॉनिटरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था SQC1 का। उसके बाद में कार्डो रिपोर्टिंग का आया था इन्वेंटरी से रिलेटेड कि आपने क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, मतलब जो आपने इन्वेंट्री क्या बोलते हैं सेक्शन वो लिया है, सैंक्शन हुआ आपका क्रेडिट लिमिट का, वो एक्सीडिंग 5 करोड़ है, तो आपका उसका रिक्वायरमेंट कैसे रहेगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद में एक ऐसे एसआरई से क्वेश्चन आया था। जो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताई है, लास्ट के 3 क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी क्वेश्चन के अंदर थे। बाकी एक क्लॉज नंबर 8 पे क्वेश्चन पूछा गया था और प्रोफेशनल एथिक्स के डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन आया था कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी आप कैसे करने वाले हो, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ उसके बाद में क्वेश्चन आ गया था आपको, अच्छा ऐसे 708 अपना ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज नंबर 4 और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट करता है ना आईसीआई, मतलब कितना शेड्यूल 2 शेड्यूल 1 के अंदर अगर आप गिल्टी हो जाते हो तो कौन सा कितना प्रोविजन अमाउंट लगेगा, आप अपील कर सकते हो कितना, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर अपील कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन वो वाला भी आया था। तो मतलब ऐसा है कि आप प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कुछ भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, हर टॉपिक से आईसीआई क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपको एग्जामिनेशन के अंदर। कई लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जाम के अपने ना चैप्टर के सबसे लास्ट में रहता है, तो मेनी पीपल क्या करते हैं इसको छोड़ के चले जाते हैं कि यार क्या नहीं आएगा, लेकिन सोचो इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने एक केस स्टडी के टाइप में पूछ लिया डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे अगर सप्लायर के लेजर के अंदर फ्रॉड अगर पाया जाता है आपके द्वारा। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था बेसिकली SCFS जो स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ऐसे 805 वाला, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। ESG वाला मैंने आपको बता दिया था। और तो क्या आया था, बस ऐसा करके पेपर आया था। मतलब पेपर एवरेज से थोड़ा ऊपर बोलूंगा, 3400 पे क्वेश्चन आ गया था कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर से आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड जो अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि बराबर से है कि नहीं है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया था अपना ये जो क्लॉज 2 है, पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1941। इसके अंदर एक क्वेश्चन आ गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस है, वो किसी से कमीशन एक्सेप्ट करा तो वो क्या अलाउड है क्या, तो वो उसका गिल्टी वाला एक क्वेश्शन वो आ गया था। ओवरऑल पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर तो मतलब एवरेज से ऊपर ही था। कई लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, जो लोग काफी सारे टॉपिक छोड़ के गए उनको डिफिकल्ट लगेगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील द पेपर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच।